सो हेलो एवरीवन। तो आज यार हम आयोनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 2 लेने जा रहे हैं। यार लेक्चर नंबर 1 में हम बात कर चुके थे एसिड बेस थ्योरी के ऊपर। हमने उसमें आर्नियस कंसेप्ट को, ब्रोंस्टन लोरी कंसेप्ट को एंड ल्यूज एसिड बेस कंसेप्ट को बहुत डिटेल में समझा था। लगभग 2 घंटे का लेक्चर लिया था जिसमें हमने एसिड बेस थ्योरी के बारे में बहुत डिटेल में बात की थी। आज के यार अपने इस लेक्चर नंबर 2 में हम बात करेंगे ओस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ के ऊपर, और एक और इंपॉर्टेंट टर्म ओस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ के अंदर ही आएगी। दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं, एक होता है जिसको हम डोनेट करते हैं के ए से, और एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जिसको हम डोनेट करते हैं के बी से। ये दो डिफरेंट टाइप के आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं। इनको भी आज हम इसी लेक्चर में समझेंगे, और ये भी समझेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ये भी आज हम समझेंगे इस लेक्चर में। मतलब इस लेक्चर में हम 3 चीजों को समझने वाले हैं। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को समझेंगे। फिर कूदेंगे हम ओस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ पे, उसको निपटाएंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद लास्ट में हम के ए और के बी को समझेंगे, उसके अंदर ही ओस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ के अंदर ही इसको भी लपेटेंगे। ठीक बात है। तो ये 3 टॉपिक यार आज का हमारा एजेंडा है इस लेक्चर में डिस्कस करने का। ठीक है, बहुत डिटेल में देखेंगे, और इन तीनों टॉपिक के रिलेटेड जो भी आपके पीवाईक्यू जेई नीट में आए हुए हैं वो आपको करा दिए जाएंगे। उस लेवल तक आपको ले जाया जाएगा कि उसके बाद आप कोई भी जेई मेंस, नीट या जेई एडवांस का क्वेश्चन उठाओगे इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो आपसे इजिली हो रहा होगा। राइट, शुरू करते हैं। चलो तो कॉपी पेन निकाल लो, हेडिंग डाल लो। क्या आयोनिक इक्विलिब्रियम का हम लेक्चर नंबर 2 लेने जा रहे हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो शुरू करते हैं यार, पहली हेडिंग डालो। सबसे पहले बात करते हैं सर इलेक्ट्रोलाइट की, कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, उसको समझते हैं। फिर उधर से आपकी कहानी शुरू होगी और हम पहुंचेंगे जल्दी से जल्दी ओस्टवर्ल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन पे, जो हमारा आज का मेन प्राइमरी फोकस है। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की, कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। सबको अभी चुन्नू मुन्नू को सबको कवर कर लेंगे। तो बात करते हैं यार इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। देखो, जैसे आपके पास मान लो एक बीकर है, आपके पास है बीकर है, राइट। इस बीकर में आपने कोई भी चीज रखी हुई है, जैसे मान लो आपने NaCl रखा हुआ है, NaCl रखा हुआ है। नमक मान लो आपका नमक है, नमक पाउडर के फॉर्म में आपका, जैसे जो घर में आपका टाटा नमक आता है वो आपने रखा हुआ है इसमें, राइट। ये आपका नमक है, मान लो ये क्या है आपका सर, ये आपका नमक है। नमक जो है आपका पाउडर फॉर्म में रखा हुआ है, ये आपका नमक है, राइट। नमक है। अच्छा, अब सर अगर मैं इधर से पानी डाल दूं, इधर से, अब मैं, ये आपका एक गिलास था, गिलास में आपने नमक 2-3 चम्मच डाल के रखा हुआ था। अब इस पे ऊपर से मैं पानी डाल दूं तो आपका क्या होगा, नमक घुल जाएगा। आपके लेवल पे या एक नॉर्मल बंदे के लेवल पे तो यह है कि नमक घुल गया, लेकिन आपके लेवल पे, एक जेई या नीट के एस्पिरेंट के लेवल पे या एक साइंस स्टूडेंट के लेवल पे आपको इतना पता है कि जब इसमें हम पानी डालेंगे तो ये हमारा सर NaCl जो है ये Na+ और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, है ना। कि जब इसमें हम पानी डालेंगे तो ये आपका नमक जो है वो Na+ और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। आपका जो ये नमक है ये आयंस में टूट जाएगा, इसीलिए वो घुल जाता है, क्योंकि वो आयंस में टूट जाता है तो जो आपके सॉलिड फॉर्म में था वो आयंस में घुल के एक्वस बना लेता है, राइट। तो हम पानी डालते हैं तो हमारा जो है सोल्ट है वो आयंस में कन्वर्ट हो जा रहा है, राइट। तो अब लिखो कि क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट। अब समझोगे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। The substances which dissociates into ions in aqueous solution,
एक्वा सोल्यूशन मतलब जिसमें पानी हमारा सोलवेंट हो। क्या होता है सर इलेक्ट्रोलाइट? एक ऐसा सब्सटेंस सर जिसके अंदर जब हम पानी मिला दें तो वो हमारा आयंस में टूट जाता हो, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। मतलब सर जो हमारे घर में NaCl यानी कि टाटा नमक रखा हुआ है वो भी हमारा एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट ही है। कोई भी एक ऐसी चीज जिसको जब हम पानी में मिलाते हैं या जब उसका एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं और वो आयंस में अगर टूट जा रही है तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं सर। ठीक बात है। द सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इनटू आयंस इज नोन एज ए इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर बात है। अच्छा, अब इलेक्ट्रोलाइट यार हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक होता है सर हमारा चलो वीक को बाद में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दो टाइप के आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एक होते हैं सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा चलो इसको इरेज कर देते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट इसको भी समझ लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रोलाइट हम समझ गए कि ठीक है, कोई एक ऐसी चीज, कोई एक ऐसा सब्सटेंस जिसका जब हम एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं तो आयंस में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलते हैं सर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की। लिखो इसकी बात चेपो, या तो पहले समझना है तो समझ लो। देखो जैसे ये बीकर था, इस बीकर में जैसे NaCl ही था, अभी जैसे NaCl ही था, ये हमारा टाटा नमक वापस आ गया। आजकल टाटा नमक बहुत बिकता है ना, इसलिए वापस फिर हमने खरीद लिया है। तो ये NaCl था सर। अब सर जब आपने इसमें पानी डाल के, इसमें बाहर से आपने पानी यानी कि जल डाल के इसका नमक पानी बना दिया, तो इसका एक्वा सॉल्यूशन जब बना दोगे NaCl का, तो आपको पता है कि आपका आयंस में टूट जाएगा, कि ये इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए आपका आयंस में टूट जाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं सर? ऐसे सब्सटेंसेस, देखो इलेक्ट्रोलाइट तो सिंपली वो होता है कि जब हम एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं तो आयंस में टूट जाता है। अब आगे बात कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है सर? एक ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें जब हम पानी मिलाते हैं, जिनका जब हम एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं तो कंप्लीटली टूट जाए आयंस में। मतलब जितना भी नमक है वो सारा का सारा, जब आपका मतलब कोई भी सब्सटेंस जिसका जब हम एक्वा सॉल्यूशन बना रहे हैं वो कंप्लीटली अगर टूट जा रहा है, मतलब अगर हमने 1 मोल NaCl लिया था, और जब हमने इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया तो ये पूरा कंप्लीटली इसका एक का एक मोल आपका Na प्लस और Cl नेगेटिव में टूट गया था। राइट, उन टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं सर? ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंप्लीटली नहीं टूटते हैं। मतलब उसका जैसे आपका बात करूं, जैसे CH3COOH, ये आपका एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे पहचानोगे कि आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे मेमोरी में रखना है कि कैसे पता लगे कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट, और मैं अभी बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए मान लो मैं आपको बोल रहा हूं कि एक आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की खासियत ये होती है सर कि वो कंप्लीटली नहीं टूटता है जब उसमें हम पानी मिलाते हैं। जब इसका मैं एक्वा सॉल्यूशन बनाऊंगा, जब मतलब ये आपके पास है, इसका मैंने एक्वा सॉल्यूशन बनाया, इसमें सॉल्वेंट वाटर को ऐड करके इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया, तो कंप्लीटली नहीं टूटता है। मतलब कि अगर लेट से इसके 1 मोल इसका प्रेजेंट था, तो 1 मोल से लेट से मान लो इसमें से कुछ 0.4 मोल टूट जाते हैं, अभी भी 0.6 मोल अभी भी इसके बचे हुए हैं। 0.4 मोल आपके टूट के, 0.4 मोल इसके टूट के CH3CO नेगेटिव आयंस और H प्लस आयन बना रहे हैं। राइट, 0.4 मोल टूट रहा है, लेकिन 0.6 मोल अभी भी बचा हुआ है जो कि टूटा नहीं है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कॉमन सा एक बारीक सा डिफरेंस इतना ही है सर कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की खासियत ये होती है सर कि जब भी उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसके पूरे के पूरे जितना भी आपका इलेक्ट्रोलाइट आपका था वो पूरा का पूरा सर आपका आयंस में टूट जाता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं सर जिनको जब हम पानी में डालते हैं, जिनका जब हम एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, ये आपका मान लो CH3COH है,
और जब इसका हम एक्वा सोल्यूशन बना रहे हैं सर, इस इलेक्ट्रोलाइट का जब हम एक्वा सोल्यूशन बना रहे हैं CH3COOH, तो ये आपका कंप्लीटली नहीं टूट रहा है, कुछ तो आयंस में कन्वर्ट भी हो जा रहा है। मतलब जब ये इसका एक्वा सोल्यूशन बना दिया फाइनली हमने, जब इसका फाइनली एक्वा सोल्यूशन बन जाएगा तो इस सोल्यूशन में आपको काफ़ी चीज़ें दिखेंगी। मतलब इसमें आपको आयंस भी दिखेंगे CH3COO नेगेटिव के, H+ भी दिखेगा और CH3COOH के फॉर्म में भी दिखेगा। तीनों फॉर्म मतलब आयंस भी दिखेगा और कुछ ना कुछ इस फॉर्म में भी प्रेजेंट होगा अपने इलेक्ट्रोलाइट स्टेट में ही। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जब NaCl में जब आप पानी मिला देते हो, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जब पानी मिला देते हो तो इस सोल्यूशन में जब आपका एक्वा सोल्यूशन बन जाता है, जब ये पूरा आपका एक्वा सोल्यूशन बन जाएगा पानी मिला के सर, नमक वाला पानी बन जाएगा, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको Na+Cl नेगेटिव, Na+Cl नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ आयंस ही देखने को मिलते हैं। मतलब पता लगता है कि NaCl पूरा का पूरा टूट गया जब पानी में हमने एक्वा सोल्यूशन बनाया। तो जो सब्सटेंसेस जिनका जब हम एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं, तो जब कंप्लीटली जो टूट जाते हैं एक्वा सोल्यूशन बनाने के टाइम, वो होते हैं हमारे साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो कंप्लीटली नहीं टूटते, कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट उसका टूट जाता है, कुछ पार्ट उसका टूट गया है लेकिन कुछ अभी भी वैसी का वैसा पड़ा है, उनको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक बात है, चलो लिख लेते हैं, लिख के भी और समझ आएगा। चलो दीदी लिख देते हैं, जगह तो है। द सब्सटेंस which completely dissociates into ions in कहाँ लिखें, into ions in aqueous solution, in aqueous solution। जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में उसको बोलते हैं एक्वस, है ना। जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं एक्वस सोल्यूशन में उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, राइट। जो कि पूरा जब उसका हमने एक्वस सोल्यूशन बनाया और पूरा का पूरा अगर टूट जाता है तो उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब चाहो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी लिख लो, जगह है हमारे पास, है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं सर? समझा दिया है मैंने आपको कि जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते एक्वस, जब उनका एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, मतलब थोड़ा हिस्सा टूट जाता है, थोड़ा हिस्सा बचा होता है अभी भी इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में, उन टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स को बोलते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट। द सब्सटेंस विच डज नॉट, ये लिख लेगा तो या तो ये लिख लो, विच पार्शियली, जो कंप्लीटली नहीं पार्शियली डिसोसिएट करते हैं, विच पार्शियली, इधर ही लिखते हैं विच, चलो इधर लिखो, विच पार्शियली डिसोसिएट्स इनटू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो सर ये आपके पार्शियली डिसोसिएट होते हैं आयंस में और ये आपके कंप्लीटली डिसोसिएट्स होते हैं आयंस में। क्लियर है बात? ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। चलो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या होंगी सर? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एग्जाम्पल हैं आपका स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेस, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे, है ना। एक बार समझा तो दिया ही है, इरेज कर देते हैं। एकदम अभी हल्की हल्की चुन्नू मुन्नू वाली बातें हो रही। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड ऑल सॉल्ट्स, जितने भी सॉल्ट्स हैं आपके पास। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं सर? मैं देखो पूरी एनालिसिस करके आया हूँ, सारे तरह के जेई नीट और आपके जेई एडवांस सारे पेपर जितने भी पिछले 40-50 साल में आए हैं सबको चाट के आया हूँ। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड आपके सिलेबस में है मैं सीधा सीधा वो लिखा रहा हूँ, उसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो आपके वीक एसिड है, ठीक है। और उनको याद रखना भी बहुत टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आपके सिलेबस में सर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं अगर आयोनिक इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका HClO4, थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, जगह कम है,
एक ही स्लाइड में आ जाएगा सारा, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ सो डैट एक साथ ही रेस कर दे। HClO4, निट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और उसके बाद फिर सर आपका HCl, HBr एंड HI। तो सर अगर आयोनिक इक्विलिब्रियम में आपको ए दिख जाए, इन 6 एसिड में से कोई दिख जाए तो आप समझ आना कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। कौन कौन से? HClO4, निट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, HBr एंड HI। ये 6 आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, बाकी सब आपके आप मान लेना कि आपके वीक एसिड है। ठीक बात है, क्लियर है? एकदम आसान कर दिया काम, पहचानने की कोई बात ही नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड याद रखेंगे, बाकी सारे वीक एसिड हो जाएंगे। ठीक बात है, अभी देखते हैं और आगे भी देखेंगे। और बात करें कौन कौन से स्ट्रॉन्ग बेस हैं आपके सिलेबस में सर, तो ग्रुप वन के हाइड्रोक्साइड्स, कहाँ लिखें? एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि ग्रुप वन में क्या है आपको पता है, लीना की रब से फरियाद है ना, लीना की रब से फरियाद है ना। तो NaOH हो गया, जैसे KOH हो गया, RbOH हो गया है ना, CSOH हो गया, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग बेस हैं। बस फर्स्ट ग्रुप में लिथियम के हाइड्रोक्साइड को छोड़ के, फर्स्ट ग्रुप वन के हाइड्रोक्साइड एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ दें, मतलब लिथियम के हाइड्रोक्साइड को छोड़ के बाकी जितने भी आपके फर्स्ट ग्रुप पे एलिमेंट हैं, उन सबके जो भी हाइड्रोक्साइड हैं वो आपके सर स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक बात है। और कौन है सर आपके स्ट्रॉन्ग बेस? ग्रुप टू के हाइड्रोक्साइड एक्सेप्ट बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों के अलावा आपको पता है सर आपके ग्रुप 2 में क्या है, कैसे याद करते थे? सारा कुछ याद कराया हुआ है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना। ये सारा कुछ आपको पीरियोडिक टेबल में याद कराया हुआ है चैप्टर नंबर 3 में। तो सेकंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड एक्सेप्ट हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड के अलावा बाकी जितने भी सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हैं उनके जो हाइड्रोक्साइड हैं, जैसे कि सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड SrOH, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, रेडियम तो चलो वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका हाइड्रोक्साइड बनता नहीं है, तो इनकी बात करते हैं, राइट। तो ये आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। मतलब सिंपल सी बात है सर कि ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड और ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड। इन तीनों को छोड़ दें, बाकी सारे ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड और ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड वो आपके स्ट्रॉन्ग बेस हैं। उनके अलावा बाकी जितने भी मैं अभी इसमें लिखाऊंगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, वो आपके वीक बेसिस है। क्लियर बात है, सिंपल सा, एकदम सिंपल काम कर दिया मैंने कि अगर ये दिख जाए, इन 6 में से कोई दिख जाए तो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, बाकी सारे जितने भी मैं लिखूंगा अभी वो सारे आपके वीक एसिड हैं। तो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड याद रख लो, वीक एसिड अपने आप ही हो गया, है ना। अरे यार सिंपल सी बात है, जहां भी ये 6 देखोगे मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके अलावा कोई भी एसिड दिख गया तो मान लेंगे कि वीक एसिड है। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बेस मैंने आपको बता दिया कि ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड और ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो आपके स्ट्रॉन्ग बेस हैं। तो इनके अलावा कोई भी इनके अलावा ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं और ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं, इनके अलावा जितने भी आपके हाइड्रोक्साइड होंगे वो आपके वीक बेस होंगे। ठीक बात। चलो, और सोल्ट तो सारे ऑल सोल्ट्स है ना, सोल्ट जितने भी सारे हैं आपके, NaCl हो गया, KCl हो गया, है ना, कॉपर सल्फेट हो गया, ये सारे जितने भी सोल्ट हैं, एक्सेट्रा जितने भी हैं, वो सारे आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ही होते हैं। ठीक बात है। अच्छा, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इसको एक लाइन में लिख देते हैं, विच डिसोसिएट्स इनटू आयंस इन ए,
विच पार्शली डिसोसिएट्स, इसको एक लाइन में लिख देते हैं, विच पार्शली डिसोसिएट्स इनटू आयंस। वैसे तो ना लिखता तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप लिख तो चुके ही हो, चलो कोई दिक्कत नहीं, इन एक्वा सॉल्यूशन। ठीक बात है। तो इसकी एग्जांपल क्या है सर? इसकी एग्जांपल क्या है? वीक एसिड एंड वीक बेस। बहुत इजी, वीक बेस इनकी एग्जांपल है ना। वीक एसिड कौन कौन से हैं? इन 6 के अलावा कोई भी दिख जाए सर, इन 6 के अलावा लेट से जैसे कोई भी दिख दूं मैं, इधर HF लिख दिया मैंने, है ना, H3PO4 लिख दिया, H3PO3 लिख दिया, HCl लिख दिया, इन 6 के अलावा कुछ भी लिख दूं मैं, इधर मैं कुछ भी लिख दूं, HCl लिख दिया, CH3COOH लिख दिया, इन 6 के अलावा ऐसे कुछ भी लिख दूं मैं, जितने भी लिखना चाहो उतने लिख सकते हो। इन 6 के अलावा मैं कोई भी इधर लिख रहा हूं वो सारे वीक एसिड ही हैं आपके सर। तो बस आपको अगर पहचानना हो कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है कि कोई वीक एसिड है, कैसे पहचानोगे मुन्ना? आपको बस ये देखना है कि अगर इन 6 में से है तो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके अलावा कोई भी एसिड लिखा हुआ है वो वीक ही एसिड है। सिंपल सी बात है। स्ट्रॉन्ग एसिड याद रख लो, वीक एसिड अपने आप याद। स्ट्रॉन्ग एसिड में भी याद रखने वाली कोई बात ही नहीं है, देख के याद हो जाता है। HClO4, HNO3, निट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये तीनों तो एक ही ग्रुप के हैं, HCl, HBl और HI। बस HF इधर है, HF वीक है, ये तीन आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है। HF वीक क्यों है? वैसे तो कॉमन सेंस से सोच सकते हो कि HF के केस में फ्लोरीन भी छोटे साइज का है, हाइड्रोजन भी छोटे साइज का है, तो उनके बीच में क्या होगा? उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छी होगी, बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छी होगी, तो उस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा, तो H+ का रिलीज होना टफ होगा, इसलिए वो वीक एसिड है। ठीक है, वो बात की बात है, अभी आपको बस सीधा सीधा याद रखना है, राइट। और वीक बेस सर जैसे आपका लिथियम हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना, लिथियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये तीन तो है ही हैं फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के। और बाकी जितने भी मैं कुछ भी लिख दूं यार इधर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, अमोनियम कार्बोनेट, कुछ भी लिख दूं वो आपके सब वीक बेस है। क्लियर बात है? ठीक है, चलो, आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, है ना। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। पहली बात आपने समझा कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं सर? एक ऐसे चीज जिसमें जब हम पानी मिलाते हैं तो आपके आयंस में कन्वर्ट हो जाए, उस तरह के सब्सटेंस को बोलते हैं सर इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए आयंस में। मतलब अगर हम टेक्निकली चाहें तो ये भी बोल सकते हैं, टेक्निकली चाहें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? और जिनका अल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो लगभग 100% के बराबर होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% के बराबर होता है। मतलब वो कंप्लीटली टूट जा रहे हैं, मतलब जितना है सारा का सारा टूट जा रहा है। मतलब जैसे NaCl था तो NaCl आपका Na+ और Cl नेगेटिव में टूटता है एक्वस में, है ना, जब एक्वस में डालते हैं। जब एक्वस, मैं एक्वस लिख लूँ या प्लस वाटर लिख लूँ एक ही बात है, राइट। तो NaCl एक्वस में है तो Na+ और Cl नेगेटिव में टूटता है। तो मान लो इनिशियली इसकी C कंसंट्रेशन थी, तो इनिशियली इसकी 0 थी, है ना, T0 पे, और बाद में T∞ पे जब हमने उसमें जब इसका एक्वस सोल्यूशन बना दिया तो क्या होगा? ये पूरा का पूरा टूट जाएगा और ये आयंस बन जाएंगे। इसके 1 मोल से 1 मोल इसका बनता है, 1 मोल इसका। तो अगर इसके पास इसकी कंसंट्रेशन C है तो जब एक्वस सोल्यूशन इसका बनेगा तो पूरा का पूरा टूट जाएगा। मतलब NaCl के फॉर्म में कुछ भी नहीं रह जाएगा, सारा का सारा आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब T∞ पे हम ये बात लिख सकते हैं, ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन सर इधर अगर हम बात वीक इलेक्ट्रोलाइट की करें, CH3COOH की, इसलिए आप अगर ध्यान से भी देखो इसमें एक ही एरो दिखाया मैंने, इसमें लेकिन रिवर्सिबल का साइन दिखाया मैंने, क्योंकि इसमें कुछ टूटता है कुछ नहीं टूटता है। तो CH3COO नेगेटिव और H+। तो इसमें T0 पे ये आप हम बात पहले भी केमिकल इक्विलिब्रियम में कर चुके हैं, है ना, A0। अब मान लो इसमें T∞ पे या T इक्विलिब्रियम पे आपका मानते हैं इसमें से लेट से C अल्फा टूटा है, तो C अल्फा इधर से टूटा तो C अल्फा इसका बनेगा, C अल्फा ही इसका बनेगा। कॉमन सी बात है, केमिकल इक्विलिब्रियम में हम कर चुके हैं, राइट।
तो इस केस में ऐसे होता है सर कि इसमें कुछ हिस्सा टूटा है लेकिन कुछ अभी भी बचा है, कुछ हिस्सा सी अल्फा टूटा है लेकिन अभी भी कुछ बचा है, सी में से माइनस सी अल्फा, वो पूरा का पूरा सी नहीं टूटा है, राइट। तो ए आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा होता है, ठीक है, कि कुछ हिस्सा टूटा है, कुछ हिस्सा अभी भी बचा हुआ है, सी माइनस सी अल्फा अलग चीज अभी बची है। 10 मोल सी के थे, उसमें से 4 टूट गए, 10 थे, सी की वैल्यू 10 थी, उसमें से 4 टूट गए, तो सी माइनस सी अल्फा 6 अभी भी इधर बचे, 6 अभी भी इधर बचे, ठीक बात। अच्छा, तो मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट की आप ये बात बोल सकते हो कि पार्शली डिसोसिएट होते हैं, मतलब इसका अल्फा जो है वो 100% से कम होता है। टेक्निकली ये भी बोल सकते हो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% से कम होता है, या ठीक बात है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सब ये सारी बातें हम केमिकल इक्विलिब्रियम में ही हम कर चुके हैं, ठीक है, क्लियर है। चलें, तो स्ट्रॉन्ग एसिड याद रख लेंगे, वीक एसिड याद रख लेंगे, याद करने वाली भी कोई बात नहीं है, सीधा सीधा बता दिया। ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड, एक लाइन याद रखोगे तो अपने आप याद रह जाएंगे। ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड एक्सेप्ट बेरिलियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ए वाले अपने आप ही आ जाएंगे। बस ये दोनों लाइन याद रखोगे तो ये बना तो अपने आप ही लोगे, है ना। ये लाइन से ये कंपाउंड अपने आप ही आ जाएंगे, लाइन से ये कंपाउंड अपने आप आ जाएंगे। तो बस ए आपके स्ट्रॉन्ग बेस हैं, ए आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, इनके अलावा बाकी कुछ भी दिख जाए वो आपका वीक, इनके अलावा कोई भी एसिड दिख जाए वो आपका वीक एसिड है, इनके अलावा कोई भी बेस दिख जाए तो वो आपका वीक बेस है। क्लियर है बात सर। चलो अब आते हैं आगे, अब बात करते हैं आगे ओस्टवर्ल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन की, ओस्टवर्ल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन की। इसको मिटा के फिर उसकी हम बात करते हैं। ओस्टवर्ल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन की जो बात है उसके रिलेटेड आपके पीवाईक्यूज भी मैं आपको अभी इसी लेक्चर में 2 या 3 करवाऊंगा। हाँ, देखते हैं कितने सेलेक्ट किए थे मैंने। एक तो इसको इरेज करने में टाइम लगेगा, तब तक आप क्या करोगे, मजे, तब तक आपकी रेस्ट, या तो मेरी पीठ देख लो, है ना, और क्या ही कर सकते हो। एक बार फिर वापस याद करा रहा हूँ, जेईई नीट में सिलेक्शन लेने के लिए सिर्फ मेरे आके लेक्चर देखने से काम नहीं होगा। ये क्या बोल दिए भैया, ये तो डरा दिए। सही बोल रहा हूँ, लेक्चर में सब कुछ आपको मिलेगा, इससे लेक्चर से बाहर कुछ भी नहीं आएगा जेईई नीट में। तो फिर भैया, तो बात इतनी सी है कि जो लेक्चर में कराया जा रहा है उसके क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं आपको, उसके बाद उसी टॉपिक के रिलेटेड 10-15 क्वेश्चन अपने हाथ से भी सोल्व कर लेना। ऐसा ना रहे कि बस देखते ही रह जाओ, हाथ कभी चलाओ ही मत, क्योंकि उधर आपको खुद का हाथ चलाना पड़ेगा, उधर देखने वाला हिसाब नहीं है। तो हाथ चला भी लेना हर एक टॉपिक में अपना। 10-15 क्वेश्चन तो एटलीस्ट हर एक लेक्चर के बाद करना, हर एक लेक्चर के बाद। मान के कुछ भी टारगेट रख लो, जैसा भी आपका भी चल रहा हो। अगर अभी बर्डन ज़्यादा है तो 15 क्वेश्चन का टारगेट रख लो कि हर एक लेक्चर के बाद उस टॉपिक के 15 क्वेश्चन हमें कर देने। और अगर अभी बर्डन कम है तो 25 क्वेश्चन का टारगेट रख लो। जिस भी अकॉर्डिंग, अभी आप जिस भी सिचुएशन में हो उस अकॉर्डिंग अपना टारगेट रख के, लेकिन कम से कम 15 क्वेश्चन तो रखो। हर एक लेक्चर तभी पूरा कंप्लीट होगा, तभी आपके अंदर जाएगा जब आप खुद से भी 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, राइट। उसके बिना कुछ फायदा नहीं है भाई। हाथ से लिखने से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और वही एक्सपीरियंस, वही कॉन्फिडेंस एक्चुअल में एग्ज़ाम में काम आता है। एग्ज़ाम में सिर्फ वो नॉलेज नहीं देखी जाती, कॉन्फिडेंस भी देखा जाता है। और वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, जब हाथ चलाए होंगे, जब हाथ चलाए होंगे तब वो कॉन्फिडेंस आएगा। चलो अब बात करते हैं यार ओस्टवर्ल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन की। डाइल्यूशन क्या होता था, याद है, मोल कंसेप्ट में कर चुके हैं।
ओस्टवर्ल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन, एडिशन ऑफ ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का और ऐड करते जाना, जितना ज़्यादा सॉल्वेंट ऐड करोगे उतना हमारा जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट होते जाता है, उतना हमारा सोल्यूशन डाइल्यूट होते जाता है, उसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन, है ना। एडिशन ऑफ ए सॉल्वेंट इज नोन एज ए डाइल्यूशन। पहले समझते हैं कि क्या बोलता है ओस्टवर्ल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। सर ओस्टवर्ल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन आपका ये बोलता है कि जैसे मान लो ये आपका बीकर है, ये आपका बीकर है और इस बीकर में आपके पास कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेट्स से अभी के लिए मैं CH3COOH ही ले लेता हूँ, राइट। CH3COOH आपको पता है आपका एक वीक एसिड है, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। तो ओस्टवर्ल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन ये बोलता है सर कि अगर आपके पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें आप जितना ज़्यादा सॉल्वेंट ऐड करोगे, जितना ज़्यादा पानी फेंकोगे, जितना ज़्यादा डाइल्यूशन करोगे, जितना ज़्यादा पानी इसमें गिराओगे, उतना ज़्यादा ये आपका टूटेगा, उतना ज़्यादा ये आपका टूटेगा। ये आपका बोलता है ओस्टवर्ल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? सिंपल सी बात है कि जितना ये आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आपका ओस्टवर्ल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन ये बोल रहा है सर कि जितना ज़्यादा आप सॉल्वेंट की एडिशन करोगे, वाटर मतलब सॉल्वेंट की एडिशन, सॉल्वेंट की एडिशन को ही बोलते हैं डाइल्यूशन। सॉल्वेंट की एडिशन करके ही हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं। किसी की कंसंट्रेशन हाई होती है, जैसे आपका नमक वाला पानी है, अब उसमें अगर नमक ज़्यादा हो गया है, अगर उसमें नमक आप जलजीरा बना रहे हो और आपके पानी में खट्टापन ज़्यादा हो गया है जलजीरे में, तो आप उसमें पानी और डाल देते हो कि सोल्यूशन आपका डाइल्यूट हो जाए, सो दैट टेस्ट करने में थोड़ा ठीक लगे, है ना। जब नमक उमक ज़्यादा हो जाता है, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो हम पानी मिला देते हैं कि आपका डाइल्यूट हो जाए, टेस्ट अच्छा लगने लग जाए, ज़्यादा कड़वा ना लगे, राइट। तो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? सिंपली कि सॉल्वेंट को ऐड करके किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कम करना, उस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन। इसको हम मोल कंसेप्ट में कर चुके हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो डाइल्यूशन फॉर्मूला हमने एक किया था मोलैरिटी के केस में, राइट। नॉर्मैलिटी का भी वैसे तो किया था, तो ये डाइल्यूशन फॉर्मूला हमारा होता था जो हम मोल कंसेप्ट में करे हुए थे। खैर अभी बात करते हैं आगे इस पे, ठीक है। तो हमारा ओस्टवर्ल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन सर इतना ही बोलता है कि जितना ज़्यादा इसमें पानी फेंकोगे, जितना ज़्यादा डाइल्यूट करते जाओगे सॉल्यूशन को, उतना ज़्यादा ये हमारा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उतना ज़्यादा ही है टूटेगा। जितना ज़्यादा पानी फेंकते जाओगे, जितना ज़्यादा डाइल्यूशन करते जाओगे, जितना ज़्यादा एडिशन ऑफ ए सॉल्वेंट करते जाओगे, उतना ही ज़्यादा आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा आयंस में। इतना बोलता है सर आपका ओस्टवर्ल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन, राइट। क्या बोलता है लिखो, it states that when solution of वीक इलेक्ट्रोलाइट, पहली बात है याद रखना कि ओस्टवर्ल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बात नहीं करते, इस पे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की ही बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात नहीं होती, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे एप्लीकेबल नहीं होता, राइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे, सॉरी वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ही एप्लीकेबल होता है, स्ट्रॉन्ग पे एप्लीकेबल नहीं होता। इट स्टेट्स दैट व्हेन सॉल्यूशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट is diluted then degree of dissociation of electrolyte increase in a solution। ये बोलता है सर आपका ओस्टवर्ल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन कि जितना ज़्यादा, सिंपल सी वही बात बोलता है कि जितना ज़्यादा सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे, उतना ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा, उतना मतलब उतना ज़्यादा डिग्री ऑफ उसका डिसोसिएशन होगा, राइट। मतलब अगर एक लाइन में अगर लिखना चाहूँ तो आप ये बोल सकते हो कि जितना ज़्यादा डाइल्यूशन होगा,
डाइल्यूशन आप सर जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, मतलब सोल्यूशन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा घटाते जाओगे थ्रू ए एडिशन ऑफ ए सॉल्वेंट, उतना ज़्यादा आपका अल्फ़ा इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जितना डाइल्यूशन बढ़ाओगे उतना ही आपका अल्फ़ा बढ़ता जाएगा, मतलब डाइल्यूशन बढ़ाने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, उतना ही ज़्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट टूटता है। वही आपका बोलता है ओस्टवर्ल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। क्या है, बात क्लियर है? ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। इसमें अब हमें मैथमेटिकल एनालिसिस करनी है, इसी को लेके करता हूं। चलो, कि जैसे मान लो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COOH, राइट, और आपको पता है सर ये आपका आयंस में टूटेगा। CH3 ये एक्वस है ना, एक्वस में है ना, एक्वस में। अब मेरी मर्जी है, देखो अगर मैं इधर चाहूँ ऐसे लिख दूँ, चाहूँ तो मैं ऐसे लिख दूँ। एक बार बता देता हूँ, है ना, एक बार बता देता हूँ। मैंने एक जगह एक्वस लिख दिया, मतलब पानी में मिला हुआ है। चाहूँ तो मैं ये लिख दूँ CH3COH प्लस वाटर से CH3, जब इसको पानी में मिलाया गया तो ये आपका आयंस में टूट रहा था। इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी है। ये दोनों रिप्रेजेंटेशन सेम ही है, बस इधर मैंने एक्वस लिख दिया तो वाटर अपने आप ही माइंड में चला गया कि अच्छा वाटर के प्रेजेंस में ये टूटा है, और इधर मैंने वाटर लिख दिया है, तो दोनों रिएक्शन एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। बस इधर मैंने एक्वस लिख दिया है, इधर आपका वाटर दिखा दिया है, अदरवाइज दोनों रिएक्शन इक्विवेलेंट ही है। तो अगर किसी बाय चांस अगर ये लिखा हो तो घबरा मत जाना, एक्वस का मतलब वाटर ही है, राइट। चलो तो अब ये आपका है, मान लो सर इसकी इनिशियली कंसंट्रेशन C थी, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन C थी, तो इनिशियली तो ये 0 था। अब मान लो T इक्विलिब्रियम पे इसमें से C अल्फा टूट गया, तो इधर से अगर C अल्फा टूटा, आपको पता है 1 मोल इससे, 1 मोल आपके इथोनिक एसिड से, 1 मोल इसका बन रहा है, 1 मोल H+ बन रहा है। तो मतलब अगर C अल्फा टूटा है तो C अल्फा ही इसका बनेगा और C अल्फा ही इसका बनेगा। ये सारी बातें हम केमिकल इक्विलिब्रियम में कर चुके हैं, राइट। ये सारी बातें हम केमिकल इक्विलिब्रियम में हम कर चुके हैं। तो अब अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हो तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा सर? उसका एक्सप्रेशन होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना, लो ऑफ मास एक्शन लगाएंगे। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन सर ये होगा CH3COH, ठीक है। ये सारी तो बच्चों वाली बातें हैं आपके लिए। अब इस रिएक्शन का अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना हो तो ये हमने लिख दिया, इसकी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय इसकी कंसंट्रेशन, राइट। अब इक्विलिब्रियम पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी है सर? C अल्फा, इसकी कंसंट्रेशन C अल्फा, और इक्विलिब्रियम पे इसकी कंसंट्रेशन है C माइनस C अल्फा। तो इधर पुट कर दो, इसकी कंसंट्रेशन है C अल्फा, इसकी भी कंसंट्रेशन है C अल्फा, और इसकी कंसंट्रेशन है C माइनस C अल्फा, इसकी कंसंट्रेशन है C माइनस C अल्फा। तो क्या आया सर? इधर आया आपका C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, नीचे आया आपका C, चलो C कॉमन ले लेता हूँ तो 1 माइनस अल्फा आया, राइट। C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, C कॉमन लिया तो 1 माइनस अल्फा ये बचा, तो एक C से एक C कट जाएगा, मर जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास सर? फाइनली आपके पास फाइनली आएगा कि K बराबर आ गया आपका C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। ए आपका आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। ए आपका आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैं कभी कभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देता हूँ, बी पहले बोल देता हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत ना लेना, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, कभी कभी मैं प्रोनाउंस गलत कर देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, राइट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, अपने को क्या लेना, दोनों को कोई लेना देना नहीं है, राइट। और एक पहचान भी होती है एक्चुअल में, हम सरकारी स्कूल के बालक हैं, ठीक है, पहले कभी पढ़े नहीं थे, अचानक ही पढ़ना शुरू कर दिया, तो पहचान भी होती है कि हाँ प्रोनाउंस अगर गलत कर रहा है मतलब ये बंदा सरकारी स्कूल का ही होगा कहीं ना कहीं। चलो, तो ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, ये हमने लिख दिया। अब ये मुझे बताओ कि हमने किस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है? क्या ये हमने डिसोसिएशन ऑफ ए एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है? एसिड की डिसोसिएशन रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है ना हमने। ये एसिड है आपका, टूट रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन? इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? एसिड की डिसोसिएशन रिएक्शन,
एसिड की डिसोसिएशन रिएक्शन। तो ये एसिड की डिसोसिएशन रिएक्शन है और उसका हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखा है थ्रू ए लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इसी को हम के ए बोल देते हैं, जिसमें के ए क्या है सर? के ए है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी बोल सकते थे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, चाहो तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड भी लिख लेना, राइट। ये हमारे पास डिसोसिएशन रिएक्शन थी, ये हमारे पास एसिड की डिसोसिएशन रिएक्शन थी। इस एसिड की डिसोसिएशन रिएक्शन का जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं उसी को हम के ए बोलते हैं। एसिड की डिसोसिएशन के लिए एसिड की डिसोसिएशन रिएक्शन का जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं के ए। इसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड भी बोल देते हैं, राइट। सिंपल सी बात है कि एसिड की डिसोसिएशन रिएक्शन का जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक्सप्रेस करते हैं, तब जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है उसको हम के ए बोलते हैं, राइट। इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड भी बोलते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर है, ठीक है। के की बात क्लियर है यार। सिंपल सी बात इतनी है कि अगर आपके पास कोई एसिड है, ये इस रिएक्शन को मैं क्या बोल सकता हूं कि एसिड की डिसोसिएशन रिएक्शन। तो किसी एसिड की डिसोसिएशन रिएक्शन का जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसको ही हम फर्दर के ए बोल देते हैं, उसको ही हम फर्दर के ए से डोनेट करने लग जाते हैं, राइट। उसी के को हम के ए बोलते हैं। एसिड की डिसोसिएशन रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसी को हम के ए बोलते हैं, राइट। उसी को हम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड नाम से पुकार भी देते हैं या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक बात है। अच्छा, अब देखो आगे आते हैं। ए आपका आ गया पहले के ए, पहले तो आपने के ए निकाल लिया। अब यार अगर इफ 1 माइनस अल्फा मैंने आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ऑस्टवर्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन को प्रूफ करके दिखाना है कि डाइल्यूशन करने से अल्फा इंक्रीज कैसे होता है। उसको मैं मैथमेटिकली आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं और काम भी आएगा, उसमें जो फॉर्मूला आएगा वो आपके काम भी आएगा। इफ 1 माइनस अल्फा, अगर यहां से लिख लो, इफ अल्फा इज लेस देन 0.05, इफ अल्फा इज लेस देन 0.05, अगर सर अल्फा की वैल्यू 0.05 से भी कम है, अल्फा मतलब बहुत छोटा है, अल्फा की वैल्यू अल्फा 0.05 से भी कम मतलब कि अल्फा 1 से बहुत छोटा है, अल्फा 1 से बहुत छोटा है ना। अल्फा की वैल्यू अगर 0.005 से भी कम है तो मतलब अल्फा 1 से बहुत छोटा है, 500 गुना छोटा है, राइट। तब उस केस में क्या सर मैं ये बोल सकता हूं कि 1 माइनस अल्फा जो है वो लगभग 1 के बराबर ही होगा। अरे यार, अगर अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है, अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर जब अल्फा 0.005 से कम है तब की ही बात कर रहा हूं, तो जब हमारा अल्फा जो है 0.005 से भी छोटा है तो हमारा उस केस में अगर अल्फा बहुत ही छोटा है तो एक में से बहुत ही छोटी रकम माइनस हो रही है तो लगभग 1 के करीब ही आंसर वापस आएगा। तो 1 माइनस अल्फा को मैं अप्रोक्सीमेटली 1 ही बोल सकता हूं। तो इस इक्वेशन में 1 माइनस अल्फा की जगह मैं 1 ही मान सकता हूं, राइट। इस इक्वेशन में अगर मैं 1 माइनस अल्फा की जगह 1 ही मानूं तो के ए बराबर आ जाएगा मेरा सिंपली सी अल्फा स्क्वायर के ए बराबर आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर के, कि जब मेरा अल्फा बहुत छोटा है तो उस केस में 1 माइनस अल्फा मेरा 1 के बराबर ही होगा, तो मतलब के ए बराबर सिंपली सी अल्फा स्क्वायर की आ जाएगा। और इधर से सर अगर आप, पहली बात तो ये याद रखना तो, और इधर से सर अगर आप अल्फा निकालो तो अल्फा आपका आ जाएगा के ए बाय सी अंडर रूट के, ए आपका आ जाएगा अल्फा, है ना। इधर से अगर आप अल्फा निकालो तो के ए बाय सी स्केयर इधर जाएगा तो अंडर रूट में, तो अल्फा आ जाएगा अंडर रूट के अंदर के ए बाय सी के, राइट। मतलब कहाँ लिखें, चलो इधर लिखते हैं, पहले जितना इधर हो सकता है उतना लिखते हैं कि अल्फा जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया अंडर रूट सी के, अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के, राइट।
अल्फा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के, कि अल्फा आपका, ए अल्फा है, ए आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ना, ए आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, तो अल्फा जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया 1/√c के। और आपको पता है सर कि कंसंट्रेशन क्या होता है, मोलैरिटी आपका होता है मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम के, है ना, मतलब कंसंट्रेशन जो है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब अगर वॉल्यूम के टर्म में बोलूं तो अगर अल्फा जो है 1/√c के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो √v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्स में है। तो अगर वो अल्फा डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है √c के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा √v के। ठीक है, कॉमन बात है। अच्छा, v के, और आपको पता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डाइल्यूशन के, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डाइल्यूशन के। अरे यार, जितना ज़्यादा वाटर की एडिशन करोगे, जितना ज़्यादा सॉल्वेंट की एडिशन ज़्यादा करोगे, उतना ज़्यादा सोल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना, उतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज होगा। पानी आप एक जगह डालोगे तो डाइल्यूशन कम की, एक बाल्टी पानी डाल लोगे तो आपने डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा कर दी है, एक टब पानी डाल लोगे डाइल्यूशन अनगिनत कर दी है। तो जितना ज़्यादा पानी डालोगे उतना ज़्यादा वॉल्यूम भी तो बढ़ता जाएगा, राइट। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाइल्यूशन के, जितना ज़्यादा डाइल्यूशन करोगे उतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज होता है, राइट। एक कॉमन सी बात है। तो मतलब अल्फा अगर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √v के, तो हमारा क्या ए फाइनली आ गया कि अल्फा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √ ऑफ डाइल्यूशन के, √ ऑफ डाइल्यूशन के। ए आ गया हमारा, तो यही हमारा प्रूफ हो गया ओस्टवर्ल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन, कि जितना ज़्यादा सर डाइल्यूशन करेंगे, जितना ज़्यादा डाइल्यूशन करेंगे, जितना ज़्यादा डाइल्यूशन बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा अल्फा बढ़ेगा, जितना ज़्यादा डाइल्यूशन बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी। अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √ ऑफ डाइल्यूशन के, तो जितना ज़्यादा डाइल्यूशन बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होगी। इसका मैथमेटिकल प्रूफ है, और ये मैथमेटिकल प्रूफ काम का भी है, राइट। मैथमेटिकल प्रूफ में ए एक्सप्रेशन याद रखना, ये जो मैथमेटिकल प्रूफ में हमने ए के चीज़ निकाल के रखी है, ए याद रख लोगे तो अल्फा का फॉर्मूला तो अपने आप ही आ जाएगा, है ना। और ए बात तो जो है, ए तो हमने स्टेटमेंट में ही बात कर दी थी कि जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा, वो तो बस हमने मैथमेटिकली प्रूफ दे के कर दिया। लेकिन जो इस मैथमेटिकल प्रूफ में निकालते हुए, मैथमेटिकल प्रूफ करते हुए जो हमने फॉर्मूला एक निकाला है, इसको दिमाग में रखना। हाँ, लेकिन ये भी याद रखना, कहाँ गया, ए भी याद रखना, ए वाला फॉर्मूला तभी लगेगा, ए वाला फॉर्मूला तभी लगाना जब अल्फा की वैल्यू 0.005 से भी कम है। अल्फा की वैल्यू 0.005 से भी कम है, तब जाके कन्वर्ट हुआ ना इसमें, कि नीचे वाला अल्फा भी आपका नीचे वाला 1 - अल्फा आपका 1 के बराबर ही हो गया, अल्फा निगलेक्ट हो गया था, राइट। बट अगर अल्फा 0.005 से ज़्यादा है फिर तो इसी को यूज़ करना है, फिर इसको यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उसको सोल्व करना पड़ेगा, राइट। तो ध्यान दे लेना, जब क्वेश्चन अगर कहीं बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें अल्फा 0.005 से ज़्यादा है तो उस केस में हमें ए वाली चीज़ को यूज़ करना है। और ऐसा क्वेश्चन आएंगे भी, आज तो नहीं लेकिन आगे 2-3 लेक्चर में लूँगा ऐसा क्वेश्चन एक, जिसमें ओस्टवर्ल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन का यूज़ होगा, एक्सप्रेशन का यूज़ होगा, लेकिन इस साल का होगा, इसका नहीं होगा। तो दिमाग में रखना है कि कब इसको लगाना है, कब इसको दिमाग में रखो बस। और इतना याद रखो कि जब अल्फा आपका 0.005 से भी कम है तो मतलब 1 - अल्फा को 1 ही मान सकते हैं, तो उस केस में ये चीज़ हो जाएगी, नीचे वाली टर्म आपकी 1 के बराबर ही हो जाएगी। इसको याद रख लो, ये तो अपने आप आ जाएगा इसी से तो आया है ना। तो बस इतना याद रखना कि अल्फा की वैल्यू जब 0.005 से कम है तब उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। अगर अल्फा की वैल्यू 0.005 से कोई ज़्यादा है, जैसे अल्फा की वैल्यू 0.1 है, तब आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। अल्फा की वैल्यू अगर 0.1 है तब ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते सर, तब आपको वही लगाना पड़ेगा, राइट। के निकालने के लिए तब आपको वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अभी अगर अल्फा की वैल्यू 0.005 से कम है तभी ये फॉर्मूला लगा सकते हो। क्लियर है, ठीक है। तो ये सारा यार मैथमेटिकल प्रूफ भी आ गया, है ना, कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है जैसे जैसे डाइल्यूशन हम बढ़ाते हैं किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक बात है। चलो, ए है यार आपका, ए है आपका क्या, ओस्टवर्ल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन, ओस्टवर्ल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। ठीक बात है। अब इसमें ही चाहो तो एक बात एनालिसिस करके और लिख सकते हो, इसमें चाहो तो एक पॉइंट लिख लो, एक नीचे लिखना आप, तो मेरे पास मैं इधर लिख देता हूँ, एक स्टार करके एक पॉइंट और लिख लो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट काम का आ सकता है
है ना। देखो आपको पता है कि जैसे जैसे मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा वैसे वैसे अल्फा बढ़ेगा, या ये भी बोल दे कि जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा वैसे वैसे अल्फा बढ़ेगा, है ना। मतलब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब कि बहुत ज्यादा सॉल्वेंट ऐड कर दिया है, बहुत ज्यादा पानी ऐड कर दिया, समुंदर बराबर पानी ऐड कर दिया है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब डाइल्यूशन बहुत ज्यादा हो गई है, डाइल्यूशन बहुत ज्यादा हो गई है मतलब V हमारा वॉल्यूम इन्फिनिटी हो गया है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया है ना। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन V इन्फिनिटी हो जाता है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया ना। इनफाइनाइट डाइल्यूशन में वॉल्यूम हमारा इन्फिनिटी हो गया, वॉल्यूम इन्फिनिटी है तो कंसंट्रेशन मतलब जीरो। अरे यार वॉल्यूम कंसंट्रेशन इनवर्स रिलेशन है, तो अगर वॉल्यूम इन्फिनिटी तो कंसंट्रेशन जीरो। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वॉल्यूम हमारा इन्फिनिटी हो जाता है, कंसंट्रेशन हमारी जीरो, और अल्फा लगभग हमारा अल्फा की वैल्यू मैक्स हो जाती है, क्योंकि अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ वॉल्यूम के, या अल्फा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ डाइल्यूशन के। तो अगर आपने वॉल्यूम बहुत ज्यादा कर दी, जितना मैक्सिमम कर सकते थे, तो वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे अल्फा बढ़ेगा, या डाइल्यूशन जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे अल्फा बढ़ेगा, कुछ भी बोल लो, वॉल्यूम बोलो डाइल्यूशन बोल लो एक ही बात है। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाओगे वैसे वैसे अल्फा बढ़ेगा, है ना। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाएंगे वैसे वैसे अल्फा बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बहुत मैक्स हो गया, वॉल्यूम की वैल्यू मैक्सिमम हो गई है, तो अल्फा की वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी। और अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है सर? 100%। अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 100%। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये भी एक आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हो कि जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएगी तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपका अल्फा 100% हो जाता है, और अल्फा 100% तो आपकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी है। मतलब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लग जाता है। ठीक बात है, ये भी एक बात आप बोल सकते हो। ठीक है, के ए क्लियर है? हाँ के ए क्लियर है। इधर ही अब के बी भी लिख लो, इधर ही अब के बी भी लिख लो, इसको इरेज कर देते हैं ऊपर वाला। जैसे सेम सिमिलर फॉर बेस है ना, उसका पूरा ड्राइव करने की जरूरत भी नहीं है। अब सिमिलरली फॉर बेस, फॉर वीक बेस है ना, प्रिसाइसली ये बोलेंगे फॉर वीक बेस। जैसे वीक बेस कोई भी अगर मैं एक लिखना चाहूँ, हाँ इधर लिख देता हूँ, चलो एक वीक बेस जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले रहा हूँ, है ना, ये भी हमारा एक वीक बेस है। तो इसकी अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन लिखें तो क्या होगी सर? अमोनियम प्लस OH नेगेटिव, है ना। तो घिस पिटा के वही बात होगी कि C00 T0 पे, है ना। बात सारी वही वापस आएगी कि T इक्विलिब्रियम पे C में से C अल्फा टूटा, C अल्फा इसका बना, C अल्फा इसका बना। और बाद में जब सॉल्व करोगे तो बाद में सारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यही आएगा। इस रिएक्शन का अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखोगे वापस वही आएगा, C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, राइट। बस इस केस में इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम KB बोलेंगे, KB बोलेंगे। KB क्यों बोलेंगे सर? हाँ क्योंकि इस केस में, इस रिएक्शन में, ए रिएक्शन क्या है? डिसोसिएशन रिएक्शन ऑफ ए वीक बेस है, तो इसलिए इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होता है उसको हम KB बोलते हैं। ठीक बात है। जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं थ्रू द लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर ए वीक एसिड, तब जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको ही हम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए एसिड बोलते हैं, मतलब Ka बोलते हैं, Ka, राइट।
जब हम किसी वीक एसिड की डिसोसिएशन रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को ही हम Ka भी बोल देते हैं, K को Ka से रिप्लेस कर देते हैं। और जब हम किसी वीक बेस के डिसोसिएशन रिएक्शन का जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं थ्रू द लॉ ऑफ मास एक्शन, उसको ही हम Kb से रिप्लेस कर देते हैं, राइट। तो इसको हम Ka बोल देते हैं, इसको हम Kb बोलते हैं। Kb क्या होता है? डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ ए बेस। ठीक बात है। ए जैसे के ए आपका Ka है, ए क्योंकि एसिड की डिसोसिएशन रिएक्शन के लिए है और ये आपकी बेस की डिसोसिएशन रिएक्शन के लिए है, तो इसको हम Kb बोल देते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। जब बेस के लिए लिखेंगे इक्विलिब्रियम को या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को जब वीक बेस के लिए लिखेंगे तो Kb, जब वीक एसिड के लिए लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को तो उसको हम Ka बोलते हैं। ठीक बात है, क्लियर है। चलो, तो ए तो यार हमारी पूरी बात है ओस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ की। अब लास्ट में बस ये देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसके बाद अपने क्वेश्चन पे आते हैं, या तो इधर ही लिख देते हैं फिर इरेज कर देते हैं, छोटा सी पार्ट है वो। लिखो इधर फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू को कौन कौन इफेक्ट करता है, इसकी बात इधर ही कर लेते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन वो हम केमिकल इक्विलिब्रियम में समझ चुके थे। आज हम ये समझ रहे हैं कि उस जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसकी वैल्यू किन किन फैक्टर्स पे इफेक्ट होती है, उसको हम आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ रहे हैं, राइट। पहली बात तो अभी आप ओस्टवर्ल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन के थ्रू देख चुके हो कि अल्फा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ डाइल्यूशन के, कि जितना ज़्यादा सर डाइल्यूशन बढ़ाओगे उतना ज़्यादा अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी। पहली बात तो ये देख ही चुके हो ओस्टवर्ल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग। दूसरी बात, दूसरा फैक्टर किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। अल्फा की वैल्यू नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी बहुत डिपेंड करती है ना। कैसे? आपको पता है सर कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा की वैल्यू लगभग 100% के बराबर होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और अगर आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा की वैल्यू कम होती है, मतलब 100 से कम होती है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी अल्फा की वैल्यू कम होगी, है ना। और नेचर ऑफ सॉल्वेंट, या पहले इसको बाद में लिख देते हैं, पहले टेम्परेचर लिख लो। टेम्परेचर तो टेम्परेचर भी सर, टेम्परेचर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ना। टेम्परेचर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अल्फा के, हालांकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो वैसे वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो डिसोसिएशन रिएक्शन है यार, इस चीज को तोड़ने की रिएक्शन है ना। एक कोई भी डिसोसिएशन रिएक्शन मतलब कि इसको आयंस में तोड़ना। तो किसी चीज को आयंस में तोड़ने वाली जो रिएक्शन होती है, जो डिसोसिएशन रिएक्शन होती है, वो तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन ही होती है ना। लिखो डिसोसिएशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। डिसोसिएशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, है ना। डिसोसिएशन रिएक्शंस जब किसी चीज को आयंस में तोड़ना या किसी चीज को तोड़ना, किसी चीज को डिसोसिएट करना एक हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब उसको उसमें हीट की जरूरत पड़ती है। जितनी ज्यादा हीट दोगे उतना ज्यादा टूटेगा, है ना। तो डिसोसिएशन रिएक्शन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, और आपको पता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन को टेम्परेचर सपोर्ट करता है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अल्फा बढ़ेगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उतना ज्यादा ये टूटेगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उतना ज्यादा ये टूटेगा, राइट। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अल्फा के। और नेचर ऑफ
सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है सर। इसमें चाहो तो एक बात इंपॉर्टेंट लिख लो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जिसको आप ऑप्टिक्स में पढ़ते हो। अभी मे भी आपने ना पढ़ा हो तो याद रखना कि एक हर एक सॉल्वेंट का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम की चीज होती है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम की एक हर एक सॉल्वेंट की चीज होती है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए सॉल्वेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अल्फा के। किसी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उस सॉल्वेंट के केस में वीक इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा टूटेगा। जैसे वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो लगभग 81 होता है। D2O का हार्ड वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट μ2 वो आपका 79 होता है। और बेंजीन का 6H6 आपको वैल्यू याद नहीं रखनी है, बस बता रहा हूँ। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगभग μ3 लिख देता हूँ, चलो इसको भी, ये भी खुश हो जाए। इसका लगभग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.5 होता है। मान लो ये आपके पास 3 सॉल्वेंट हैं, एक वाटर सॉल्वेंट है, एक D2O सॉल्वेंट है हार्ड वाटर, और एक बेंजीन हमारा एज ए सॉल्वेंट। इन तीनों के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू A होती है। मैं खुद बता रहा हूँ आपको कि इसकी 81 होती है, इसकी 79 और इसकी 2.5 होती है। राइट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हर एक सॉल्वेंट का फिक्स होता है, आप इसको ऑप्टिक्स में पढ़ते हो। राइट, तो ये आपके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है अलग अलग सॉल्वेंट की। तो मैंने क्या बोला कि जिस भी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उस केस में वीक इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा टूटेगा, मतलब उस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा। मतलब अगर मुझे ये पूछे कि आपका एक बीकर में वीक इलेक्ट्रोलाइट रखा है, लेट्स से CH3COOH रखा हुआ है, इस बीकर में आपका एक वीक इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है। अब इसमें मेरे पास 3 सॉल्वेंट प्रेजेंट है लैब में, तो इनमें से कौन सा सॉल्वेंट डालूं सो दैट ए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा से ज्यादा टूटे। तो आपको पता है जिस भी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होता है, उस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट का ज्यादा होता है। मतलब आपको पता है कि इस केस में सबसे ज्यादा अल्फा होगा, अल्फा 3 ग्रेटर होगा अल्फा 1 ग्रेटर होगा अल्फा 2 से, अल्फा 2 ग्रेटर होगा अल्फा 3 से, है ना। मतलब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू ज्यादा होगी। मतलब जब वाटर को इसमें डालोगे, वाटर को एज ए सॉल्वेंट इसमें डालोगे तो ए आपका ज्यादा टूटेगा, D2O को डालोगे तो थोड़ा कम टूटेगा, बेंजीन को डालोगे तो बहुत ही कम टूटेगा। राइट, तो किसी नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। जिस भी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उसके केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा। राइट, ये 4 फैक्टर हैं यार जिस पे आपकी वैल्यू ऑफ अल्फा डिपेंड करती है। हालांकि एक 5वां फैक्टर भी है जिसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, इसको मैं आगे समझाऊंगा जब सोलिबिलिटी प्रोडक्ट बताऊंगा। इधर लिख लो ब्रैकेट में, डिस्कस लेटर, बाद में देखी जाएगी, है ना, बाद में देखेंगे इसे, है ना। इसको हम देखेंगे सोलिबिलिटी प्रोडक्ट वाला जो लेक्चर लेंगे उसमें करेंगे इसे, उधर ही बहुत अच्छे से समझ आएगा। इधर अभी हल्का फुल्का समझ आएगा तो हाफ नॉलेज अच्छी काम की, मजा नहीं आएगा उस आपको इधर समझने में। अभी जब सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कराऊंगा तब बहुत अच्छे से समझ आएगा, तो कॉमन एंड इफेक्ट को उधर समझेंगे। राइट, तो इधर बस ब्रैकेट में लिख लो डिस्कस लेटर, इसको के बाद में देखेंगे, अभी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। राइट, इस इफेक्ट को उधर समझेंगे। तो ये 5 फैक्टर हैं जिन पे आपकी अल्फा की वैल्यू डिपेंड करती है। 4 आपको एक्सप्लेन कर दिए गए, ये 5वां आपको एक्सप्लेन किया जाएगा लगभग 3-4 लेक्चर के बाद, जब सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का लेक्चर होगा। क्लियर है? तो यार ये सारी बात थी जो आज के लेक्चर में हमें करनी थी। अब हमें कुछ PYQ डिस्कस करने हैं, उनको देख लेते हैं, फिर जाते हैं। आप भी अपने घर जाओ, मैं भी अपने घर जाता हूं, काम को खत्म करते हैं। टैब मेरा शायद चार्ज पे लगा हुआ है तो उसको लेना पड़ेगा। चलो इसको इरेज करते हैं। इसको अब हमें बस क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। सारा काम आज जितना हमें करना था वो हमने कर लिया है। क्या क्या किया हमने, रिवाइज करो क्या क्या किया। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोलाइट देखा कि एक ऐसा सब्सटेंस, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, एक ओ सब्सटेंस जिसको जब हम एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं जिसका, तो आपके आयंस में टूट जाते हैं, उनको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट 2 तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शली डिसोसिएट होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड ऑल सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं, HClO4, है ना, HClO4, HNO3,
आपका H2SO4, HCl, HI एंड HBr, उसके अलावा बाकी जितने भी हो आपके वीक एसिड हैं। वी स्ट्रॉन्ग बेस कौन है आपके? स्ट्रॉन्ग बेस हैं सर आपके जैसे फर्स्ट ग्रुप के, ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड एक्सेप्ट बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और सोल्ट तो सारे के सारे आपके स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, राइट। खत्म काम, है ना, इलेक्ट्रोलाइट वाला काम खत्म। उसके बाद सर हमने ओस्टोवेल लॉ ऑफ डाइल्यूशन देखा कि जितना ज़्यादा डाइल्यूशन बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब उतना ज़्यादा हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा। और उसका हमने फिर प्रूफ भी देखा, उसमें हमने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी निकाला कि Ka बराबर C अल्फा स्केयर के होता है। मतलब जब हम किसी डिसोसिएशन रिएक्शन ऑफ एसिड का जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको हम Ka बोल देते हैं। जब हम किसी वीक एसिड के डिसोसिएशन रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो हम उसको Kb बोल देते हैं। ठीक बात है, उसको Kb से डिनोट कर देते हैं। 1 मिनट रुको, टैब ले लेते हैं, चार्ज पे लगा हुआ था, चार्ज कम था आज। तो क्वेश्चन लेते हैं अब, राइट। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है यार, नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि फॉर ए वीक एसिड HA द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन इज नियरली 1% एट इक्विलिब्रियम इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज 0.1 मोल लीटर इनवर्स देन द करेक्ट ऑप्शन फॉर इट्स Ka एट द सेम टेम्परेचर आपसे पूछा हुआ है कि क्या होगा, राइट। अच्छा, तो देखो यार, पहली बात तो नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, वीक एसिड के लिए बोल रहे हैं आपको परसेंटेज डिसोसिएशन मतलब अल्फा की वैल्यू आपको दी हुई है। अल्फा की वैल्यू आपको 1% दी है। मतलब फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 1 को डिवाइड 100 से डिवाइड कर दो तो 0.01 आपकी अल्फा की वैल्यू आई। 0.01 आपकी अल्फा की वैल्यू आई। आई थिंक मैंने आपको अल्फा की वैल्यू जो है उधर जो लिखाया था लेस देन 0.05 लिखाना था। आई थिंक मैंने 1 0 ज़्यादा लगा दिया था शायद। एक बार देख लेना कि मैं 2 0 लगाया है कि 1 0 लगाया है। तो अगर 2 0 लगाए हैं तो उसको 1 0 कर देना, है ना। 2 0 लगाए हैं तो उसको 1 0 कर देना, राइट। अल्फा की वैल्यू अगर मैंने लिखा है, वैसे तो मुझे लगता है ये लिखा है, बट बाई चांस अगर 2 0 लगाए हैं तो ये लिख देना। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तो अल्फा की वैल्यू 0.01 दी हुई है। अल्फा की वैल्यू 0.01 दी हुई है, मतलब अल्फा आपका बहुत छोटा है। अल्फा आपका 1 से बहुत छोटा है। वीक एसिड के लिए दिया हुआ है सर, मतलब वीक एसिड के लिए सेम बात हुई हो जाएगी कि HA आपका है H+ और A नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो इधर से C में से C अल्फा टूटेगा, C अल्फा इसका बनेगा, C अल्फा इसका बनेगा और फाइनली आपका Ka का एक्सप्रेशन यही आएगा, C अल्फा स्केयर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। Ka आपका यही आएगा, है ना। अब आपका अल्फा बहुत छोटा है तो इसको हम, अल्फा आपका बहुत छोटा है तो Ka को हम बराबर C अल्फा स्केयर के ही लिख सकते हैं, है ना। कंसंट्रेशन आपको दी हुई है, कंसंट्रेशन कितनी दी है, 0.1 मोल। कंसंट्रेशन आपको 0.1 मोल लीटर इनवर्स दी हुई है एसिड की, है ना। कंसंट्रेशन इसकी एसिड की 0.01 दी है, ये 0.1 दी हुई है तो कंसंट्रेशन की 0.1 है। और अल्फा आपको कितना दिया, अल्फा एक बार देख लेना ना, मैंने 2 0 तो नहीं लगाए हैं, एक बार चेक कर लेना, राइट। वैसे तो 2 0 भी लगाए हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी बात तो मतलब मीनिंग तो एट द लास्ट सेम ही निकल के आ रहा है ना। बट फिर भी एक बार चेक कर लेना, राइट। और वैसे भी इस क्वेश्चन में जो आप ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शन को उसी अकॉर्डिंग सोल्व किया हुआ है कि नीचे वाली चीज़ को इग्नोर किया हुआ है, नीचे वाली चीज़ को इग्नोर करके हुए ही आपके सारे ऑप्शंस बनाए गए हैं, राइट। तो C की वैल्यू इतनी है, अल्फा की वैल्यू आपकी 0.01 है। अल्फा की वैल्यू 0.01 है फ्रैक्शन में, आपको बताया हुआ है केमिकल इक्विलिब्रियम में ही कि फ्रैक्शन में ही अल्फा की वैल्यू काम की आती है। तो 0.1 ए आपका आ जाएगा 10⁻⁴। इसको जब सोल्व करेंगे तो 10⁻⁵ आपका फाइनल आंसर आएगा। तो Ka की वैल्यू आ गई सर आपकी 10⁻⁵। डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज़ हुआ है, मतलब एक तरह से तो ये फॉर्मूला यूज़ हुआ है। फिर वो बाद में हमने डिसाइड किया था कि हाँ नीचे अल्फा बहुत छोटा है इसलिए नीचे वाली टर्म को निगलेक्ट कर सकते हैं, तो Ka बराबर C अल्फा स्केयर के होगा। सेम वही चीज़ यूज़ हुई है, जो फॉर्मूला हमने किया है वही सिंपल यूज़ होके बस C की वैल्यू Ka बराबर C अल्फा स्केयर के होता है। C की वैल्यू भी दी हुई है, अल्फा भी दी हुआ है, बस पुट करके आंसर निकालना था। नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक बात है। कंसेप्ट कराने में टाइम लगता है, उसके बाद तो मैं क्वेश्चन ज़्यादा आराम से नहीं कराता हूँ।
जितना चाहिए 2 मिनट में आपको क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए उधर, तो 2 मिनट ही लगने चाहिए। कुछ कुछ क्वेश्चन में हाँ एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, तो उसमें मैं आराम से एक्सप्लेन भी करता हूँ। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें सबको दिया ही है कि वीक एसिड दिया है, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है, कंसंट्रेशन दी है, आपको के की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो आपको पता है कि के बराबर सी अल्फा स्क्वायर के होता है ना, मतलब ऐसा सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा के होता है। लेकिन आपने ऑप्शन में भी वैसे देखा वेरीफाई करके कि आपके जो ऑप्शन दिए हैं वो 1 माइनस अल्फा को निगलेक्ट करके ही बनाए गए हैं, है ना। अदरवाइज ऑप्शन आपके कुछ ना कुछ पॉइंट्स में आते, 10⁻⁻4, 10⁻⁴, 5 -3 ऐसे ऑप्शन बनाए हुए, मतलब नीचे वाली चीज़ को निगलेक्ट किया गया है ना। तो हमने उसे निगलेक्ट करते सी की वैल्यू पुट की, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, हमारा के ए आ गया। ठीक बात है। तो ये यार पहला क्वेश्चन था आपका, नीट 2023 में आया हुआ था, बिल्कुल डायरेक्ट नोट से आया हुआ उठाया हुआ क्वेश्चन आया है, राइट। आगे जेई मेंस 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इसको लेते हैं। ए असर्शन, अच्छा स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दी है, इसके रिलेटेड बात पूछी गई। अच्छा देखते हैं, एक्वस सोल्यूशन ऑफ ए अमोनियम कार्बोनेट इज बेसिक। ठीक बात है, बेसिक ही है, अमोनियम कार्बोनेट हमने बेस में देखा था, है ना। तो ठीक है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ ए अमोनियम कार्बोनेट इज बेसिक, ठीक है ना। अरे यार अमोनियम वाली जितनी भी चीज़ें हैं, अमोनियम कार्बोनेट वाली जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपका क्या है, इससे अमोनियम आयन ही मिलेगा ना। और अमोनियम आयन तो बेसिक नेचर का होता है, ये आपका बेसिक नेचर का ही होता है, ये हमारा बेसिक नेचर का ही होता है, राइट। ये हमारा बेसिक नेचर का ही होता है, ठीक बात है। अच्छा तो पहली बात तो ठीक है कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ ए अमोनियम कार्बोनेट इज बेसिक इन नेचर। हाँ बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि अमोनियम तो हमारा बेसिक बताता है, ठीक बात है। अच्छा तो आगे एसिडिक स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1 तो सही है, स्टेटमेंट 2 क्या बोल रही है, स्टेटमेंट 2 ये बोल रही है सर कि एसिड बेसिक नेचर ऑफ ए सोल्ट सोल्यूशन ऑफ ए वीक एसिड एंड वीक बेस। एसिड या बेस नेचर सोल्ट सोल्यूशन का, किसी सोल्ट सोल्यूशन का एसिड या बेसिक नेचर जो है, वीक एसिड या वीक बेसिक का जो नेचर है वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ के एंड के बी। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, है ना। देखो क्या बोल रहे हैं कि सर जो किसी सोल्यूशन का एसिडिक और बेसिक नेचर होता है वो के ए और के बी की वैल्यू पे डिपेंड करता है, वो ये बोल रहे हैं। ऑब्वियसली डिपेंड करता है, क्योंकि के क्या होता है, के आपका बराबर होता है, जैसे हमने लिखा था कि के लिखा था जैसे CH3COO नेगेटिव H प्लस डिवाइड बाय CH3COOH। तो जिसका के ए ज़्यादा होगा, जिसका के ए ज़्यादा होगा उसकी H प्लस की उस केस में H प्लस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, या जिसकी H प्लस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसी का तो के ए ज़्यादा होगा। जिसकी H प्लस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसी का के ए ज़्यादा होगा। और H प्लस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होना मतलब कि एसिडिक नेचर ज़्यादा होना। अरे यार कोई एक ऐसा एसिड है जो कि बहुत ज़्यादा H प्लस दे रहा है, भर भर के H प्लस आयंस आपको दे रहा है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जो आपको कमी H प्लस आयन दे रहा है वो आपका वीक एसिड होगा, है ना। तो जो ज़्यादा H प्लस आयन देता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जो कम H प्लस आयन देता है वो हमारा वीक एसिड होता है। तो जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन H प्लस की होगी उतना ज़्यादा के ज़्यादा होगा। मतलब एसिडिक और बेसिक नेचर जो है के की वैल्यू पे डिपेंड तो करता है। एसिडिक नेचर हमारा के पे डिपेंड करता है। सिंपल सी बात इतनी है कि के ए जितना ज़्यादा होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड जितना ज़्यादा होगा उतनी एसिडिटी उसकी ज़्यादा होगी, उतनी एसिडिटी उसकी ज़्यादा होगी। और के बी जितना ज़्यादा होगा उतनी उस बेस की बेसिसिटी ज़्यादा होगी, उतनी उस बेस की बेसिक या बेसिक नेचर लिख लो, है ना। एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर लिख लो, एसिडिटी लिखना सही नहीं है। एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा और जितना के बी ज़्यादा होगा उतना बेसिक नेचर ज़्यादा होगा किसी बेस का, है ना। क्योंकि के ज़्यादा है मतलब के ज़्यादा तभी होगा जब H प्लस की कंसंट्रेशन ज़्यादा। तो H प्लस की कंसंट्रेशन ज़्यादा तो के ज़्यादा, और H प्लस की कंसंट्रेशन ज़्यादा मतलब सोल्यूशन, मतलब जो हमारा जो एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्योंकि अगर H प्लस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड है कि बहुत सारे H प्लस आयन दे रहा है, राइट। तो एसिडिक और बेसिक नेचर हमारा के और के बी की वैल्यू पे डिपेंड करता है ना। ऐसी तरह बेसिक का भी ऐसी होता है ना। बेसिक का भी जैसे बेसिक का भी के बी जो होता है, के बी का जो हमने एक्सप्रेशन जैसे उस केस में लिखा था, तो हमने लिखा था कौन सी एग्जांपल ली थी हमने, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, है ना। तो अमोनियम प्लस OH नेगेटिव, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
तो इसमें भी देख रहे हैं OH नेगेटिव, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही Kb भी ज़्यादा होगा। जितना OH नेगेटिव कंसंट्रेशन ज़्यादा उतना Kb ज़्यादा, तो OH नेगेटिव कंसंट्रेशन ज़्यादा तो Kb ज़्यादा, और जितना ज़्यादा OH नेगेटिव कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, मतलब जितना ज़्यादा कोई बेस हमारा OH नेगेटिव आयंस देगा वो उतना ही अच्छा बेस होगा, उसका बेसिक नेचर उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। तो मतलब जितना ज़्यादा Ka की वैल्यू होगी उतना एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, जितना Kb की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना बेसिक नेचर ज़्यादा होगा। अब ये चीज़ें आपके दिमाग को एप्टीट्यूड वाइज आनी चाहिए, है ना। पढ़ा दिया है आपको सारा, निकाल धीरे धीरे सीखोगे भी ऐसे चीज़ें करना कि कैसे कंक्लूजन निकाले। अदरवाइज मैं ना भी बताता तब भी आपको कंक्लूड करना आना चाहिए था कि के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक नेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिक नेचर के। ठीक बात है। अच्छा, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट भी सही है कि एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट, जो अमोनियम कार्बोनेट सॉल्ट है, इसका जो एसिडिक नेचर है वो आपका किस पे डिपेंड करता है, वो बेसिक नेचर का होता है। तो हाँ, मैं दिख रहा है अमोनियम आयन बनता है तो बेसिक नेचर का होता है, बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि के जो एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर किसी एसिड या बेस का होता है वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ के एंड के बी। तो आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, मतलब स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। मीन्स बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जेई मेंस 2013 में आया हुआ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसको इरेज करते हैं पहले। या चलो मैं क्वेश्चन इस साइड दिखा देता हूं आपको, क्वेश्चन इस साइड दिखा देता हूं, सोल्यूशन इधर कर लेंगे। एक क्वेश्चन लास्ट देख लो आप, है ना। लास्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ जेई मेन 2023 में आया हुआ है, वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के आर गिवन एज फॉलोस। अच्छा, ये 3 एसिड हैं, इसके के की वैल्यू दी हुई है आपको। करेक्ट ऑर्डर ऑफ ए इंक्रीजिंग बेस स्ट्रेंथ ऑफ ए CN नेगेटिव, F नेगेटिव और NO2 नेगेटिव दिया हो। इधर अब एक चीज बताऊंगा जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बतानी थी, लेकिन मैं सोचा था कि उसको नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। ये 3 चीजें जो जिसकी देखो आपको क्या बोल रहे हैं, ये 3 एसिड दिए हैं। 3 एसिड कौन कौन से दिए हैं, HCN, HF और HNO2, और इनका Ka की वैल्यू दी है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की वैल्यू दी हुई है। अच्छा, आपको करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेस स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं, किन किन का, CN नेगेटिव, F नेगेटिव और NO2 नेगेटिव। ये हैं 3 चीजें, क्या है, CN नेगेटिव, F नेगेटिव और NO2 नेगेटिव क्या है, क्या है, कॉन्जुगेट बेस हैं। अरे यार, HCN का कॉन्जुगेट बेस ही तो है CN नेगेटिव। HCN का कॉन्जुगेट बेस क्या है, CN नेगेटिव। और HF का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, H रिमूव कर दो तो A है इसका कॉन्जुगेट बेस। और HNO2 दिया है, HNO2 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, NO2 नेगेटिव। तो ये जो इन तीनों का आपको बेसिक नेचर पूछा हुआ है कि इन तीनों में से किसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा, आपसे ए पूछा हुआ है। मतलब ये जो 3 एसिड का आपको डाटा दिया हुआ है, इन तीनों एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है उनकी आपको बेसिसिटी पूछा कि किसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी, या इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है बेसिसिटी का। इन 3 एसिड के कॉन्जुगेट बेस की एसिडिटी का बेसिसिटी का आपको ऑर्डर बताना है कि किसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा, राइट। इधर अब एक बात लिखो, एक प्यारी बात, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये मैंने क्वेश्चन इसीलिए इधर लिया जान के, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये पहले नहीं समझा सकता था, क्योंकि के मैंने पहले लेक्चर नंबर 1 में नहीं करा सकता था ना इसको, क्योंकि के ए की वैल्यू के उधर आपको एक्सप्लेन ही नहीं किया गया था, तो इसलिए इधर कराना पड़ा इसे, ये पॉइंट इसलिए इधर लिखाना पड़ा, उधर नहीं लिखा है मैंने। तो स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे लिखो, ऐसे चलो ऐसे, स्ट्रॉन्ग एसिड has weak conjugate base, या strong acid gives weak conjugate base, ऐसा सही रहेगा, हाँ, weak conjugate base पढ़ने में अच्छा लग रहा है, and vice versa, similarly आपका strong base gives weak conjugate acid,
एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। ए पॉइंट अब लिखो। कल मैंने आपको ब्रोंस्टेन लोरी का कंसेप्ट और कॉन्जुगेट, उसके अंदर कॉन्जुगेट एसिड बेस का कंसेप्ट कराया था कि अगर किसी भी चीज़ का हमें कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो बस क्या करो, H+ रिमूव कर दो, और किसी भी चीज़ का अगर हमें कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो H+ ऐड कर दो। ये आपको सिखाया था। अच्छा, अब ये बात लिखो कि अगर सर कोई हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड से जब H+ रिमूव करके, स्ट्रॉन्ग एसिड से जब H+ रिमूव करके जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो एक वीक बेस बनता है, और वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो स्ट्रॉन्ग बेस बनता है। ये रूल याद रखना, एक बात अपने दिमाग में रखना कि स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो वीक होता है, एंड वाइस वर्सा इसलिए लिखा क्योंकि अगर वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक बात है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, और इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड वीक होता है, वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक बात है। ये बात याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये उस टाइम नहीं बता सकता था क्योंकि के उस टाइम नहीं कराया था, और एक क्वेश्चन के थ्रू समझाना ज़्यादा अच्छा लगता मुझे, इसलिए मैंने आपको इधर बताया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमें एक वीक कॉन्जुगेट बेस देता है, और स्ट्रॉन्ग बेस हमें एक वीक कॉन्जुगेट एसिड देता है। राइट, सिंपल सी बात इतनी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक कॉन्जुगेट बेस को जन्म देता है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड में से H+ निकाल के कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो जो कॉन्जुगेट बेस होगा उसकी बेसिक नेचर वो वीक बेसिक नेचर का होगा। लेकिन अगर एक वीक एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो जो वीक एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का होगा। ये कहने की बात है। इसी तरह सिमिलरली बेस के लिए भी हम बोल सकते हैं। राइट, अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आपको सर 3 एसिड दिए हैं, इन तीनों एसिड की Ka की वैल्यू दी हुई है, और इनके कॉन्जुगेट बेस की बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहे हैं। तो आपको दिख रहा है, अब आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, समझने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पहली बार क्योंकि अभी आप 11th क्लास में, तो मैं भी इतना भी क्लिक ना करता हो, धीरे धीरे क्लिक करने लग जाएगा, है ना। ड्रॉप ईयर में हो और आपके ड्रॉप ईयर में हो या 12th क्लास में हो तो मे भी आपको ज़्यादा क्लिक करता है ना। कुछ ऐसे भी होंगे जो ड्रॉप ईयर में होंगे या 12th में होंगे, फिर भी उनका हाल 11th जैसा ही है, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, सबको एक साथ निपटा देंगे। तो आपको क्या पूछा है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है इन एसिड के कॉन्जुगेट बेसिस का। तो आपको यार दिख रहा है, अगर आपको ये आप इसमें ध्यान से देखो तो Ka की वैल्यू जो दी है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड दिया हुआ है, जो इनकी वैल्यू दी हुई है, तो आपको क्लियर दिखेगा कि अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू देखें तो सबसे ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू किसकी है, HF की। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू है HNO2 की, और तीसरे नंबर पे है HCN की। सबसे छोटी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जो आपको गिवन दी हुई है वो HCN की दी हुई है। अगर आपको तीनों एसिड की डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है ना, एक की 6.2 × 10⁻⁻10, दूसरे की 7.2 × 10⁻⁴, और तीसरे की 4 × 10⁻⁴। तो इसके अकॉर्डिंग जब हमने देखा तो मतलब सबसे ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका था, उसके बाद इसका, फिर सबसे कम इसका था। और आपको पता है जिसके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर इसका है ना, सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर इसका है, फिर इसका, सबसे कम एसिडिक नेचर इसका है, क्योंकि जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड ज़्यादा उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा, मतलब इस एसिड का एसिडिक नेचर ज़्यादा है सबसे, फिर इसका सबसे कम एसिडिक नेचर इसका है। और मैंने आपको क्या बताया कि जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा उतना ही वीक होगा। तो अगर ए एसिड आपका सबसे स्ट्रॉन्ग है तो इसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो सबसे वीक बेस होगा, है ना। इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो सबसे वीक बेस होगा, और इसका ये जो सबसे वीक एसिड है इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। राइट, तो मतलब आपका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ए होगा। क्या ये बात आपको समझ आई? क्या ये बात आपको समझ आई? सर आपको 3 एसिड दिए हुए थे, HF, HNO2 और HCN। इन तीनों का डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की वैल्यू दी हुई थी, तो आपने उस अकॉर्डिंग देखा डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू HF की सबसे ज़्यादा थी, HNO2 की, फिर HCN की सबसे लास्ट में। तो उसके अब आपको पता है कि जिसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर HF का था,
फिर HNO2 का, फिर HCN का। अगर यही पूछते, अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछा होता कि बताओ कि सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका है, फिर तो आप सिंपल देख के बता देते जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा। तो मतलब HF का एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा, HCN का एसिडिक नेचर सबसे कम, ए बीच में, राइट। तो इनका एसिडिक नेचर का ऑर्डर ये होगा। और मैंने आपको बताया कि जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा, ये आपको बताया अभी जस्ट मैंने, है ना, ये मैंने जस्ट आपको अभी भी बताया। तो इसका कॉन्जुगेट बेस F नेगेटिव, इसका कॉन्जुगेट बेस NO2 नेगेटिव, इसका कॉन्जुगेट बेस CN नेगेटिव, और इन्हीं का हमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहे थे। तो ये जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा। मतलब इसका जो कॉन्जुगेट बेस है मींस F नेगेटिव जो है उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो सबसे कम होगी, और जो जितना ही वीक एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही ज्यादा बेसिक नेचर का होगा। मतलब ये ज्यादा बेसिक नेचर का है इससे, तो मतलब ये आपका बेसिक नेचर का ऑर्डर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा अच्छे से समझने वाला, ग्रिप बनाने वाला क्वेश्चन था, ठीक बात है। तो यार ये 3 क्वेश्चन मुझे लेने थे जो कि मुझे आपको कराने थे। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। एक पॉइंट नोट्स में डाल लेना अच्छे तरीके से, और एक क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से डाल लेना। एक क्वेश्चन इसीलिए लिया है कि आपको सीख के जाओ, अच्छा, ठीक बात है। आपका दिमाग एनालिटिकली दिमाग चलता रहे, दिमाग आलसी सुस्त सा मरा हुआ बैठा ना हुआ, ठीक बात है। तो आज के लिए इतना ही यार, अगले लेक्चर में मिलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे, पीएच के रिलेटेड बातें करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। पहले तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात करेंगे, फिर पीएच की बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।